साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एके लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया वो हमारा हिंदी की ध्वनियाँ यानी कि वर्णमाला। तो ध्वनियाँ जो हमारे मुख से आवाज़ निकली वो हमारी क्या होती है, ध्वनियाँ। और ध्वनियों को लिख दी जाए यानी का बोला हमने तो उसको लिख दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा वर्ण। और दो वर्णों को एक जगह मिलाया जाए तो वो बन जाएंगे हमारे शब्द। और शब्दों से हमारा बनता है वाक्य। यानी कि मैं कहूँ तो हिंदी की जो मौखिक रूप यानी भाषा का मौखिक रूप हमारा क्या है, ध्वनियाँ। यानी हमारी मुख से जो आवाज़ निकल रही है वो हमारी ध्वनियाँ हैं और उनको लिख दें हम तो हमारा वो वर्ण बन जाएगा। जैसे हमने का बोला मुख से तो का को हम लिख दें तो हमारा वर्ण हो गया, है ना। मैं समझती हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं हमारे, हिंदी में कुल वर्ण है हमारे 52 यानी 52 वर्ण है हमारे हिंदी में। और इसमें क्या है 14 स्वर। देखिए यहाँ पर इसे देख के घबराइए मत, 14 स्वर क्यों बताएं। यहाँ पर कहा गया कुल स्वरों की संख्या। कुल स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो कुल स्वर कितने होते हैं 14 और व्यंजन होते हैं हमारे 38 कुल व्यंजन। अगर वैसे देखा जाए संस्कृत में हमारे 13 स्वर होते हैं और हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो 11 और संस्कृत में पूछे तो 13। कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछ ले कुल स्वर कितने हैं तो 14। ये यहाँ पर मैं बताने का भी जो है रिवीजन चल रहा है तो मैंने जो बताया था ये सब ब्लैक बोर्ड पर समझाया था। स्वर 14 क्यों हुए हैं और 38 व्यंजन क्यों हुए हैं। तो और आपकी कोई रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं फिर से दोबारा से ब्लैक बोर्ड पर से समझाने की कोशिश मैं करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में ये इनका वर्णन किया गया है। कौन सी लिपि है हमारी, देवनागरी लिपि में इनका वर्णन मिलता है। चलिए देखिए इनको देख के घबराइए मत ना। 14 स्वर 38 व्यंजन यानी अगर आपसे पूछ ले कुल स्वरों की संख्या 14 कुल व्यंजनों की संख्या तो 38। अगर वैसे पूछे स्वर कितने हैं तो स्वर हमारे 11 हैं, संस्कृत में हमारे 13 हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं स्वरों के बारे में। स्वर सबसे पहले देखेंगे हम स्वरों को, है ना। स्वर हमारे आ ई उ री ए ओ और आओ। ये स्वर हुए हमारे। और दो हमारे अनुसार और विसर्ग अंग और आहा। ये तो अयोगवाह हैं, इनको नहीं गिना जाता इसमें। लेकिन कुल मिलाकर स्वर हमारे के यहाँ पर कितने होते हैं 11। कुल और सारे स्वरों की संख्या हमारी 13, संस्कृत में हमारे 13, है ना। और इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर भी बताए गए हैं। यानी स्वर हमारे कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसमें एक मात्रा लगे वो हमारा ह्रस्व है, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे वो हमारा दीर्घ है, और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे हमारा प्लुत स्वर है। चलिए कुल स्वर हुए हमारे 11। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह कितने होते हैं, देखिए ये भी देख लीजिए। अयोगवाह कितने होते हैं तो 2 होते हैं, अनुसार और विसर्ग। अगर संस्कृत में इनसे पूछा है तो ये कितने होते हैं तो ये 4 होते हैं। एक उपधमानीय एक ज्यामूलीय, 2 और इनको जोड़ दिया जाता है, ज्यामानीय और उपधमानीय, ज्यामूलक और उपधमानीय। 4 हो जाएंगे हमारे संस्कृत में। लेकिन हिंदी में हमारे कितने अयोगवाह होंगे, हमारे हिंदी में सिर्फ 2 ही अयोगवाह होंगे। चलिए आगे देखिए, कन्फ्यूज़न को दूर करते चलिए ताकि आगे से कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए आपको। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन के बारे में देखेंगे हम। व्यंजन इसमें 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन हमारे 5 वर्ग होते हैं जिनको हम स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और इसमें एक वर्ग को हम क्या कहते हैं, तालव्य को संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी स्पर्श व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं 33 होते हैं। हमारे व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। और इसमें 5 वर्ग होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। जैसे कि आप का से लेकर जैसे सबसे पहले देखिए, आप पहले अक्षर जो पहला वर्ण आपको दिखाई दे रहा है उनको उठाइए, का, चा, टा और ता और पा। इनको उठाइए, ये होते हैं हमारे 5 वर्ग।
5 वर्ग में होते हैं हमारे 5 वर्ण, इसलिए इनका संख्या होती है 25 वर्ण। जैसे कि 5 वर्ण इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें और 5 इसमें, तो 25 वर्ण हमारे हो गए यहाँ पर। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होंगे, हमारे 5 वर्ण होंगे। और पहले का वर्ण को हम का से देखिए, पहला अक्षर उठाइए का को बोलेंगे हम कंठ, का को बोलेंगे हम कंठ, का, खा, गा, घा और णा। इसमें जो 5 अक्षर है ये होंगे हमारे कंठ। तालव्य में चा, छा, जा, झा, या, ये होंगे हमारे तालव्य। और मूर्धन्य में हमारे टा, ठा, डा, ढा और ढा, ये हमारे 5 हो गए, ये भी मूर्धन्य होंगे। टा पहले जो इसमें अक्षर दिख रहा है उसी को उठा लीजिए, उसी से उसका नाम दे दिया गया है। अब देखिए दंत, ता, था, दा, धा, ना, ये होंगे हमारे दंत। और ओष्ठ हमारे पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए ये भी समझ लीजिए, इनको कंठ क्यों कहा गया है, इनको तालव्य क्यों कहा गया, इनको मूर्धन्य क्यों कहा गया, दंत क्यों कहा गया, ओष्ठ क्यों कहा गया। तो इनका भी कहने का एक मतलब रीज़न था, इनका नाम जो रखा गया इनका भी नाम रखने का एक रीज़न था। का वर्ग देखिए, जब हम बोलेंगे का, खा, गा, घा और ना, जो हमारी जीभ है, जीभ हमारी कहाँ से लग रही, गले से लग रही है। जब गले से लग के आवाज़ निकल के आ रही तो का वर्ग में आएगा। तो इसी कारण इनका नाम क्या हुआ, कंठ। और चा, जब हम चा बोलेंगे तो चा हमारी आवाज़ कहाँ से निकली, तालू के, जीभ हमारी तालू से टकरा रही है, ता, चा, छा, जा, झा, ऐसा बोलने से हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है, तालू से टकरा रही है। मूर्धन्य ऐसे ही हमारी जीभ जो है दांतों के जो पीछे का भाग है थोड़ा सा, उसको हम मूर्धन्य बोलेंगे, वो वहाँ पर हमारी जीभ टकरा रही है, टा, ठा, डा, ढा बोलने से। दंत हमारी जीभ जो दांतों से टकरा रही है, इसलिए इनको दंत का नाम दिया गया। ओष्ठ हमारी दोनों होठ हमारे मिल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनको नाम ओष्ठ दिया गया है। तो देखिए आपके समझ में आई होगी, ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैंने ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे से इनको डिटेल में समझाया पूरी तरह से, आपको वहाँ भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के तक ये वीडियो पहुँच सके। अगले देखें अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन में होते हमारे कौन कौन से, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, या, रा और ला और वा। इसमें देखिए या और वा, या और बा दोनों ये हैं अर्धस्वर। रा है हमारा पार्श्विक, रा है हमारा पार्श्विक और ला हमारा लुंठित। ये हमारे 2 वर्ण इसमें अलग हैं। या वा हमारे अर्धस्वर माना गया इनको। अगले देखिए उस व्यंजन क्यों कहा गया इनको, उसमें जैसे इनको बोलने से हमारी आवाज़ जो है संघर्ष कर रही है, यानी कि आवाज़ जो घर्षण के साथ निकल रही है, इसलिए उनको उस व्यंजन कहा गया। तो सा, शा, सा, हा 4 वर्ण है ये भी 4 वर्ण है हमारे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4। उस व्यंजन की संख्या तो कितनी, 4। अब देखिए आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, वो भी हमारे 4 है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा गया, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, यानी 2 वर्ण इसमें आपस में मिल रहे हैं। देखिए छा कैसे बना, का और सा के योग से। त्रा का से बना, ता और रा के योग से। गा बना हमारा जा और या के योग से। स्रा हमारा बना सा और रा के योग से। देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो, ये भी ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसको। अगर आप भी कहीं कन्फ्यूजन है इसको तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो रिवीजन का टाइम है, आप रिवीजन करिए। आगे चलेंगे। 2 व्यंजन हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहा गया। उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहा गया इनको, उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहा गया इनको, जब हम आवाज़ निकालेंगे डा और ढा तो कैसी आवाज़ निकली, हमारी ठक की आवाज़ निकली। ठक यानी फेंका हुआ या फिर उच्छिप्त किया हुआ व्यंजन, तो इसलिए इनको क्या हुआ, उच्छिप्त व्यंजन इसलिए किया गया क्योंकि इनको फेंका हुआ या फिर उथला हुआ इनको वर्ण का रूप दिया गया। इनको बोलने से आवाज़ हमारी ढक के निकल रही है। तो इस तरह से हमारे वर्ण कितने हुए, कुल हमारे वर्ण हुए 52। देखिए क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 11 हमारे स्वर थे, है ना, और 2 हमारे ये हैं अयोगवाह और विसर्ग। एक एक वर्ण हमारा ये है, 2 ये 13, 5 और 5 हमारे एक प्रत्येक वर्ग में 25 वर्ग हमारे ये थे। 4 व्यंजन हमारे यहाँ पर थे और उस व्यंजन में हमारे 4 हैं और 2 व्यंजन हमारे, इसलिए सबको मिलाकर हमारे व्यंजन हो जाते हैं, कुल वर्ण हो जाते हैं हमारे 52। अब आगे देखिए नोट में भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। यानी मैंने अभी आपको बताया था जो मुख से हमारी आवाज़ निकली है वो हमारी ध्वनि है,
उसको जो लिखित दे दिया जाए, उसको जो संकेतों चिन्हों वर्णों में उसका चिन्ह का नाम दिया जाए यानी लिखित रूप दे दिया जाए उसको, तो हम उसको वर्ण कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, यानी 2 वर्ण थे, 2 वर्णों को मिलाया लेकिन मिलने से उनका जो अर्थ निकल कर आ रहा है उसका कोई सार्थक अर्थ है, यानी उसका कोई अर्थ निकल रहा है। अगर ऐसे मिला दिया जाए कल, काला कल को मिलाएंगे तो हमें उसका सार्थक निकल रहा है ना। अलख, उसे उल्टा कर दिया जाए लाख का लख, उसमें कोई भी अर्थ नहीं निकल के आ रहा, तो इसलिए उनको सार्थक इसलिए बताया गया कि उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ होगा तभी भी वो शब्द माना जाएगा, यानी समझ लीजिए। फिर दोबारा से समझ, भाषा की लघुत्तम इकाई यानी भाषा की छोटी इकाई, भाषा की प्रथम इकाई ध्वनि है, और भाषा की लिखित इकाई क्या है हमारी वर्ण है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी क्या है शब्द है। आगे चलेंगे हम। अब देखेंगे स्वर ध्वनियाँ के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। देखिए क्यों, स्वर जो होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं, स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती, वो जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के सहारे ये परतंत्र नहीं होते, वो किसी के सहारे नहीं लिखे जाते, वो अपने आप में खुद स्वतंत्र होते हैं। तो वायु मुख और विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि जो उनकी आवाज़ निकल रही आ ई ऊ, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा, वो जो आवाज़ निकल रही है हमारी वो हमारी बिना अवरोध के निकल रही है। और व्यंजन जो ध्वनि होती है उनके उच्चारण में सहायता ली जाती है किनकी? स्वरों की। देखिए अब हमने का लिखा, का मिलकर बना हमारा का और आ, ये दोनों वर्ड मिलकर बनेंगे आ से, है ना। ये दोनों मिलकर बने का और आ, तो इसलिए इनको व्यंजन को क्या कहा गया? अर्ध स्वर इनको, यानी अर्ध व्यंजन बोला गया इनको। ये आधे अक्षर के रूप में गिने जाते हैं क्योंकि इनको स्वरों की सहायता ली जाती है, इनमें स्वरों की सहायता की जरूरत इन्हें पड़ती है, इसलिए इनको क्या कहेगा? अर्ध व्यंजन यानी आधे अक्षर इनको बोला जाता है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, किसी न किसी रूप में उनको रुकावट पैदा होती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? व्यंजन को दूसरों की सहायता परतंत्र होते हैं और दूसरे की सहायता उनमें ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं स्वरों के प्रकार। अभी मैंने बताए थे आपको स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे स्वरों के प्रकारों के बारे में। स्वरों के प्रकार हमारे 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। 3 होते हैं हमारे प्रकार स्वरों के। ह्रस्व स्वरों में हमारे कौन कौन से आएंगे? ह्रस्व स्वर यानी कि जिनमें 1 मात्रा का समय लगे हमारे वो ह्रस्व स्वर होंगे। दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे वो हमारे दीर्घ होंगे। और प्लुत जहाँ पर 3 मात्राओं का समय लगे वह हमारा प्लुत स्वर होगा। तो ह्रस्व स्वर में देखिए, देखने से आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या है? छोटा चमक रहा, हर चीज़ छोटी चमक रही है, यानी 1 मात्रा का समय लग रहा। आ ई उ और री, इनमें कहाँ है? 1 मात्रा का समय लगा। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ और औ। देखिए इसको बड़े, यानी इसमें क्या है? हर चीज़ बड़ी है। ई देखिए, ई बड़ी है यहाँ पर, आ बड़ा है इसमें, उ भी बड़ा है, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? हमारे दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जैसे किसी को बुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है ओम, यानी अरे यहाँ पर आओ, ऐसे कह देने से क्या होगा हमारा? प्लुत स्वर, यानी 3 मात्राओं का समय लग रहा, बहुत लंबा समय लग रहा है इसमें, 3 मात्राओं का समय हमारे क्या होता है? हमारा प्लुत होता है। भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया है। अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए री को स्वरों में स्थान किसने नहीं दिया था, तो भोलानाथ तिवारी ने। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया। उच्चारण में जीभ के उठने और ध्वनि के वर्गीकरण के आधार पर देख लेते हैं हम, यानी कि जो स्वर है हमारे वो कैसे कैसे किस आधार पर भी उनको वर्णन वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर स्वरों का उच्चारण जो है हमारे जीभ के उठने यानी जीभ के आधार पर, जीभ कहाँ कहाँ लगती है, कैसे कैसे लगने से हमारा कौन से वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो देख लेते, सबसे पहले देखेंगे विब्रत स्वर। हमारा विब्रत, सबसे पहले विब्रत स्वर यानी खुला हुआ, उसका जब हम किसी वर्ण को बोलेंगे तो क्या है? मुख हमारा खुला हुआ रहेगा। विब्रत स्वर में देखिए, विब्रत स्वर अब जब बोलेंगे हम
आ बोला हमने, तो आ बोले से हमारी क्या हुआ, आवाज़ तो निकली आ की, लेकिन मुंह क्या हुआ, पूरा पूरा खुला रहा। आ बोला, बोल के देखिए, खुद से अपने आप से प्रयत्न कीजिए, इस बात का महसूस होगा, आपके अंदर से फीलिंग आएगी कि क्यों ऐसा इनको माना गया है। तो विपरीत स्वर बोलिए आपको आ आपका पूरा मुंह खुलेगा, अर्ध विपरीत में देखिए तो कम खुलेगा। ए ओ आ, ए ओ आ, तो ये क्या है हमारा कम मुंह खुला। समृद्ध स्वर, आगे देखेंगे समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में क्या है, मुख पूरा सा बंद सा रहता है, मुख यानी पूरा बंद सा ही रहता है, कम खुलता है ना। जैसे जैसे देखिए ई ई ई ऊ और ऊ, तो इनको कहने से क्या हुआ, हमारा मुंह बहुत कम खुला ना, हमारा मुंह कम बंद सा रहा, यानी मुंह को कम खुला। ई ऊ ऊ। अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध में ए ओ, उसमें क्या है, थोड़ा कम बंद रहा, उसमें क्या है, थोड़ा कम बंद रहा। तो ए ओ कहने से क्या है, हमारा मुंह जो है कम बंद रहा, थोड़ा कम बंद रहा। तो देखिए ये भी कई बार प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर। फंसाने की वजह से बच्चों को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा जानता है या नहीं जानता। तो ये वाली बात भी आपको अपने दिमाग में उतार लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं समझती हूँ यहाँ पर भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए मुझे, अभी और कोई कमी है तो मैं उसको अपनी पूरी करूँगी, आपकी कमी को। आगे चलते हैं, देखिए अब देखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक वर्णों को देखेंगे। अनुनासिक वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है ना। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक पंचम वर्ण जो होता है हमारा, क्या होता है, वो अनुनासिक होते हैं। जो पंचम वर्ण होता है हमारे वर्ग का पंचम वर्ग, वो अनुनासिक होते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कहाँ, नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे पाँव, आंगन, आंगन, आंचल, ये क्या है हमारे अनुनासिक, यानी इनका उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से इनकी आवाज़ निकल के आ रही है, तो इनको इसलिए अनुनासिक बोला जाए। आगे देखें अनुसार, अनुसार क्या होता है, अनुसार जहाँ व्यंजन ध्वनि, ये व्यंजन ध्वनि है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। यहाँ पर मुंह नहीं, यहाँ पर मुंह का यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ नाक का यूज हो रहा है। यहाँ पर नाक से हमारी आवाज़ निकल के आ रही है, जैसे अंगद, आपने बोला अंगद, अंग, कंगन, तो ये शब्द कहने से आपको क्या, आपकी जो आवाज़ निकल के आ रही है वो नाक से निकल के आ रही है, ना कि मुंह से। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ नाक से आवाज़ निकल रही है। आगे देखेंगे, अगला देख लेते हैं विसर्ग। विसर्ग यह भी व्यंजन है तथा हिंदी के तत्सम शब्दों में उपलब्ध है, जैसे कि दुख, मनोकामना। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं मनोकामना, मनोकामना नहीं है ये, मनोकामना, स्वतः, स्वतः, दुख, ये क्या है, हमारे विसर्ग होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। लेकिन विसर्ग और क्या है, ये अयोगवाह में रखा गया है, इसको अनुसार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह में रखा गया। हिंदी के दो अयोगवाह कौन कौन से, अनुसार और विसर्ग। चलिए देख लेते हैं, आगे देखेंगे। नोट, नोट में देखेंगे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने अनुसार तथा विसर्ग को न तो स्वर माना है और न ही व्यंजन माना, अपितु इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसका अर्थ होता है जो योग न होने पर भी साथ रहे। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। किशोरी दास वाजपेयी, आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह का जो नाम दिया वो किसने दिया है, किसके अनुसार है ये नाम, तो किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार विसर्ग को न तो स्वर माना गया और न ही व्यंजन माना गया है। इन्हें क्या माना गया, अयोगवाह माना गया। किशोरी दास वाजपेयी जी ने जो कामता अनुशासन जिन्होंने लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में ये बात का विवरण दिया है। इस बात को उन्होंने साबित किया है कि इनको क्या है, इनको ना तो विसर्ग है ये, इनको ना तो स्वर, ना विसर्ग को ना तो स्वर है, ना इनको व्यंजन माना गया, अपितु ये क्या है, अयोगवाह है। इनका अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ रहें, यानी इनका साथ ना छूटे, हर वर्णमाला में इनका भी साथ रहे। तो ऐसा कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी जी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जो भी कोई अभी कन्फ्यूजन है आपको तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और अगली वीडियो हम रखेंगे व्यंजनों के बारे में जानेंगे हम अभी अगली वीडियो में हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।